Hello everyone, welcome to economics class. Today we will discuss about do's and don'ts based on income method and domestic territory and normal residence. Dear students, in this video we will study how different items are treated in national income or how different items are treated while calculating domestic income or national income. So today we will discuss about the concept of income method as well as domestic territory and normal residence. In the previous video, we discussed about how the national income is calculated from income method. Dear students, according to income method, national income is measured in terms of factor incomes. So it is very essential to keep in mind that only the earned income or income received by factors of production as a reward for their services should be included. Any type of transfer payment should not be included in national income. So what we are to keep in mind that only earned income or factor income should be included in national income. Let's discuss in detail how the following items are treated in estimation of national income. The very first, value of bonus shares received by shareholders of a company. Dear students, we have already discussed that the capital gains as well as the windfall gains should not be included. कैपिटल गेन का मतलब होता है एग्जिस्टिंग कैपिटल की वैल्यू का एप्रिशिएट हो जाना. अब किसी के पास अगर किसी कंपनी के शेयर हैं, इट मीन्स उसके पास कैपिटल है और उस पर उसको बोनस शेयर मिल रहे हैं, इट मीन्स दीज आर द कैपिटल गेन्स, सो शुड नॉट बी इंक्लूडेड एट ऑल. डियर स्टूडेंट्स, यू आर टू गिव द अप्रोप्रिएट रीज़न ऑल्सो. बिना रीज़न के आपको नंबर नहीं मिलेंगे. सो जो भी पॉइंट आप मेंशन कर रहे हो साथ में रीज़न ज़रूर दोगे. नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ लोन टेकन बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर. चाहे ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर है, मीन्स लोन जो है वो एम्प्लॉय ले रहा है एम्प्लॉयर से, लेकिन फिर भी ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं है क्योंकि वो लोन ले रहा है, उसको कंजम्पशन पर्पज़ के लिए यूज़ करेगा. अगर वो उससे नहीं लेता तो किसी और से लेता और उस पर इंटरेस्ट भी पे करता. इसी तरह से पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय एन इंडिविजुअल टू अ बैंक ऑन अ लोन टू बाय अ कार. बेटे यहाँ पर इंटरेस्ट से रिलेटेड मैं आपको 2-3 बातें बताऊँगी. अगर कोई लोन कंजम्पशन पर्पज़ के लिए लिया जा रहा है, चाहे वो किसी से भी लिया जा रहा हो, चाहे उसको बैंक से लें, चाहे किसी इंडिविजुअल से लें, चाहे किसी फ्रेंड से लें, चाहे किसी रिलेटिव से लें, चाहे एम्प्लॉयर से लें, अगर लोन किसी कंजम्पशन पर्पज़ के लिए लिया जा रहा है, मीन्स प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए नहीं लिया जा रहा, तो इसको हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे. और इसका रीज़न भी क्या होगा? बिकॉज देयर इज़ नो कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ फैक्टर पेमेंट. या आप क्या कह सकते हो, द लोन हैज़ टेकन फॉर कंजम्पशन पर्पज़. आपने क्या ध्यान रखना है, लोन किस पर्पज़ के लिए लिया गया. अगर लोन कंजम्पशन पर्पज़ के लिए लिया गया, चाहे किसी से भी लिया हो, और उस पर जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं वो फैक्टर इनकम नहीं होगी. इस पॉइंट को बहुत केयरफुली हैंडल करना. मूव टू द थर्ड पॉइंट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय बैंक टू इट्स डिपॉजिटर और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ फर्म टू अ हाउस होल्ड. अब यहाँ पर क्या आ रहा है, बैंक अपने डिपॉजिटर्स को दे रहा है. जैसे सपोज करिए मैंने पैसे बैंक में जमा कराए हैं और उस पर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट थी, ये मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई थी और उसका मुझे रिवार्ड मिल रहा है, तो ये क्या बन जाएगी, फैक्टर इनकम. इसी तरह से मैंने किसी फर्म में पैसे लगाए हैं और वहाँ से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये भी क्या बन जाएगी, अर्नड इनकम. सो व्हाट विल बी द आंसर? येस, बिकॉज इट इज़ अ फैक्टर इनकम paid by the production unit, that is bank or a firm. Then payment of interest by a firm, whether the firm is private or a government firm. क्योंकि फर्म ने जो लोन लिया था वो प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए लिया था, इसलिए जो वो पे कर रहा है वो बन जाएगा फैक्टर पेमेंट. आपको क्या ध्यान में रखना है, द लोन
must be taken for productive purposes. अगर ऐसे सिचुएशन आ रही है तब तो हम इंटरेस्ट को नेशनल इनकम में काउंट करेंगे. नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन गिवन टू अ फॉरेन कंपनी इन इंडिया. फॉरेन कंपनी है, इंडिया में है, लेकिन जो चीज़ हमें ध्यान में क्या रखनी है, एक कंपनी में पैसे लगाए गए हैं, मीन्स दिस इज़ अ रिवार्ड फॉर इन्वेस्टमेंट. सो दिस इज a factor income, so should be included. Next, interest received on debentures. Debentures का मतलब होता है a kind of loan जो प्रोडक्शन पर्पस के लिए प्रोडक्शन यूनिट लेता है. अब प्रोडक्शन के लिए ले रहा है, इसका मतलब द लोन हैज़ टेकन फॉर प्रोडक्शन पर्पस, सो शुड बी इंक्लूडेड. बस कहानी सारी वही है, आपको ध्यान ये रखना है लोन लिया किस पर्पस के लिए किया. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग बाय द जनरल गवर्नमेंट. बहुत बार गवर्नमेंट पब्लिक बोरोइंग करती है, मतलब लोगों से उधार लेती है. कैसे लेती है, हम बैंक्स में अपने पैसे रखते हैं और गवर्नमेंट वहाँ से पैसे ले लेती है. तो गवर्नमेंट जो है ये हम मानकर चलते हैं द लोन हैज़ टेकन फॉर कंजम्पशन पर्पस. जब भी गवर्नमेंट लोन लेती है वो कंजम्पशन पर्पस के लिए लोन लेती है, इसलिए उसको भी हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते. इसके कुछ नाम हैं, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग बाय जनरल गवर्नमेंट और पब्लिक डेट इंटरेस्ट और पब्लिक बोरोइंग्स. ये सभी एक ही टर्म्स हैं, तो इसका भी हम इंटरेस्ट को नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज़ अ ट्रांसफ़र पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट एंड इट इज़ अज्यूम्ड दैट द गवर्नमेंट बोरोज only for consumption purpose. Yes, move to the next topic. This is money received by a family in India from relatives working abroad. फैमिली खुद अर्न नहीं कर रही, उसको रेमिटेंसेस मिल रहे हैं. मतलब सपोज करिए मेरा बेटा कनाडा गया हुआ है और वहाँ से वो मुझे पैसे भेज रहा है. मेरे बेटे के लिए वो अर्नड इनकम है, लेकिन मेरे लिए ट्रांसफ़र इनकम है, क्योंकि वो पैसे मैंने नहीं कमाए, मेरे बेटे ने कमाए हैं. सो ऐसे रेमिटेंसेस को हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज़ अ ट्रांसफ़र पेमेंट. फिर से समझिए, मनी रिसीव्ड बाय अ फैमिली इन इंडिया फ्रॉम रिलेटिव्स वर्किंग अब्रॉड और रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड और स्कॉलरशिप गिवन टू इंडियन स्टूडेंट्स स्टडिंग इन इंडिया बाय अ फॉरेन कंपनी. चाहे फॉरेन कंपनी दे, चाहे इंडियन गवर्नमेंट दे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट दे, कोई भी दे, scholarships, these are the transfer payments. Similarly, financial help received by flood victims. अगर किसी तरह का अर्थक्वेक आया, फ्लड आया, तो उसमें जो फाइनेंशियल हेल्प की जा रही है, मतलब गवर्नमेंट कैश मनी प्रोवाइड कर रही है, तो वो बन जाएगी ट्रांसफ़र इनकम. देन एक्सपेंडिचर ऑन ओल्ड एज पेंशन, देन गिफ्ट्स, एनी काइंड ऑफ गिफ्ट्स, एनी काइंड ऑफ चैरिटी, एनी काइंड ऑफ डोनेशन, चाहे वो कोई किसी को भी दे, वो नेशनल इनकम में नहीं काउंट होगी, बिकॉज इट इज़ अ ट्रांसफ़र पेमेंट. डियर स्टूडेंट, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप, विडो पेंशन, देन गिफ्ट्स, चाहे वो फेस्टिवल गिफ्ट्स हैं, चाहे एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा हो, लेकिन क्योंकि वो गिफ्ट है, डोनेशन, चैरिटी, या कोई अर्न कोई और कर रहा है, खर्च कोई और कर रहा है, ये सब हमारी ट्रांसफ़र इनकम में काउंट होंगी और ट्रांसफ़र इनकम्स को नेशनल इनकम में नहीं लेंगे. मूव टू द नेक्स्ट, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ टू पब्लिक. गवर्नमेंट मेडिसिन खरीद रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को प्रोवाइड कर रही है. जैसे कोविड-19 के टाइम में कोविड पेशेंट्स को गवर्नमेंट की तरफ से मेडिसिन दी जाती है. सो दीज आर द फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़. फ्री मील्स, हाउस रेंट अलाउंसेस, लीव ट्रेवल अलाउंस पेड बाय द एम्प्लॉयर, रेंट फ्री हाउस गिवन टू एन एम्प्लॉय बाय एन एम्प्लॉयर. अगर कोई एकोमोडेशन मिली हुई है एम्प्लॉयर को, अगर हाउस रेंट अलाउंसेस मिल रहे हैं, लीव ट्रेवल अलाउंस मिल रहा, या एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ फैमिली, इसको मेडिकल रिबर्समेंट भी बोलते हैं. देन पेमेंट ऑफ बोनस.
by a firm to the employee, contribution to provident fund by the employer. Yes, because these are given to employees as a reward by their employer. That's why this is factor income. यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है वर्ड. दिस इज पेमेंट ऑफ बोनस बाय अ फर्म टू द एम्प्लॉयज़. सपोज करिए दिवाली पर कुछ फर्म्स में गिफ्ट्स देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयर, और कुछ फर्म्स जो है बोनस देती हैं. गिफ्ट्स को नहीं लेना बिकॉज गिफ्ट्स आर द ट्रांसफ़र पेमेंट. बोनस को लेना है बिकॉज दिस इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. बोनस शेयर्स को नहीं लेना, दिस इज कैपिटल गेन. लेकिन बोनस गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयज़ on Diwali or any festival occasion will be considered as compensation of employee. Move to the next. This is payment of corporate tax by a firm. यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी. Corporate tax, this is an integral part of profit. Clear? प्रॉफिट को हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं, डोमेस्टिक इनकम में काउंट करते हैं. लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, any kind of tax, whether the direct or the indirect, are not included in national income. Why? Direct taxes are paid out of compensation of employees, so should not be included. Indirect taxes are paid by the producer sector to households, producer sector to government, so it is a kind of transfer payment. So no, because it is transfer payment made to the government and is not received by the owners of factors of production, hence it is not a factor income. Then contribution to provident fund, insurance premium paid by employees. अब ध्यान रखना, contribution to provident fund और insurance premium paid by the employees. स्कूल ने मेरा इंश्योरेंस किया हुआ है और मुझे खुद पैसे देने पड़ रहे हैं. दिस इज़ पेड आउट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. तो इसको हम दोबारा से अलग से नहीं लेंगे क्योंकि ये फैक्टर इनकम में, एंड फैक्टर इनकम मेरी कंपनसेशन में आ चुका है. अब मैं इसको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में से दे रही हूँ, सो सेपरेटली इसको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट, कंपनसेशन गिवन बाय इंश्योरेंस कंपनी टू एन इंजर्ड वर्कर. फिर से नहीं लेंगे, चाहे वर्ड कंपनसेशन है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी एम्प्लॉई का एम्प्लॉयर नहीं है, ये उसकी फैक्टर इनकम नहीं है. क्यों? क्योंकि दिस इज़ नॉट अ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. मैंने किसी इंश्योरेंस कंपनी में पैसे लगाए हैं और मुझे चोट लगी है, वो इंश्योरेंस कंपनी मुझे दे रही है, ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं है. बिकॉज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इज पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय. मूव टू द नेक्स्ट. दिस इज अर्निंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स. हमने डिस्कस किया था, शेयर्स आर जस्ट द पेपर क्लेम्स. शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, they are the paper claims. So earnings from these paper claims should not be included. But what's about the commission? Commission received by the dealer from the sale of shares should be included. From the buyer and seller of a house means second hand good. इसकी कमीशन को हम लेंगे. हाउस तो वैसे भी लेना ही होता है. अगर यहाँ कार होता तो हम सेकेंड हैंड गुड से मिलने वाली इनकम को काउंट नहीं करते, लेकिन उससे मिलने वाली कमीशन को ज़रूर करेंगे. पर हाउस के लिए हर बार ये काउंट होता है. क्यों? बिकॉज एवरी बिल्डिंग हैज़ सम रेंटल वैल्यू. देन डिविडेंड रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर्स. इसको मैंने आपको बताया था, शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द रिवार्ड फॉर इन्वेस्टमेंट. मैंने इन्वेस्ट किया है, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं और मुझे उसका रिवार्ड मिल रहा है, सो शुड बी इंक्लूडेड. देन रॉयल्टी. येस, रॉयल्टी इज़ अ प्रोडक्टिव इनकम. मैंने अपना लाइसेंस किसी को दिया है, मेरा लाइसेंस कोई यूज़ कर रहा है, ये मेरा ओरिजिनल एसेट है और ये एसेट मुझे रिवार्ड पे कर रहा है, सो शुड बी इंक्लूडेड. देन पेमेंट रिसीव्ड बाय अमिताभ बच्चन फ्रॉम KBC. येस, बिकॉज इट इज़ फैक्टर इनकम. अगर स्टार नाइट हुई है, वहाँ पर शाहरुख खान आया है, माधुरी दीक्षित आई है या कैटरीना कैफ आए हैं, वो जो पैसे ले रहे हैं
उसको भी हम इंक्लूड करेंगे बिकॉज दे आर रेंडरिंग देयर सर्विसेज, दैट्स वाई दिस इज देयर फैक्टर इनकम। लेकिन कोई इलीगल एक्टिविटी है, कोई ब्लैक मार्केटिंग है या स्पेकुलेशन है, सट्टाबाजी, आजकल IPL चल रहा है तो बहुत सारे लोग क्रिकेट में स्पेकुलेट करते हैं या बेट्स लगाते हैं, बैटिंग करते हैं, तो ये वाला जो सिस्टम होता है ये किस में आता है, इलीगल एक्टिविटीज़ में आता है। क्लियर बेटा, इसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करना। सो व्हाट इज़ द क्रक्स, व्हाट इज़ द क्रक्स, अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड only the factor incomes should be included in national income. Move to the next topic. This is about the concept of economic territory and resident. यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, हम यहाँ पर ले रहे हैं whether it is a part of domestic income or not. बच्चों, डोमेस्टिक इनकम में वो सभी आएंगे जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में एग्जिस्ट कर रही हैं। अब यहाँ पर आपने ध्यान देना है एम्बेसी, फॉरेन कंपनी और फॉरेन बैंक के बारे में। एम्बेसी will belong to the domestic territory of the country with which they actually yes beta, I'm repeating the sentence. Embassy will be the domestic territory of the country with which it belongs to. Indian embassy located anywhere will be a part of domestic territory of India. That's why वहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो क्या बन जाएगा, हमारी बनेगी डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। अब आ जाइए फॉरेन बैंक और फॉरेन कंपनीज, ये जिस कंट्री में लोकेटेड हैं उसी कंट्री की बनेगी। सपोज करिए अ फॉरेन बैंक और एन अमेरिकन बैंक लोकेटेड इन न्यू दिल्ली will be within the domestic territory of India, और इससे जो इनकम जनरेट हो रही है वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में आएगी। बाद में जब हमें ये देखना है कि वो नेशनल इनकम में है, फिर हम देखेंगे कि अल्टीमेटली वो पैसे जा कहाँ रहे हैं। द वेरी फर्स्ट, compensation of employees to the resident of Japan working in Indian embassy in Japan. So most important point is the Indian embassy. Indian embassy world में कहीं पर भी होगी, will be a part of domestic territory of India. Therefore yes, it will be included in domestic income of India. अब अगर यहाँ डोमेस्टिक की जगह नेशनल इनकम होता फिर हम कहते it will be deducted from national income because it is factor income to abroad. क्योंकि किसको पे किया जा रहा है, रेजिडेंट ऑफ जापान को। मीन्स जो चीज़ डोमेस्टिक इनकम में आएगी ज़रूरी नहीं है कि वो नेशनल इनकम में भी आए। अब पहला पॉइंट हमारा डोमेस्टिक इनकम में आ रहा है क्योंकि इंडियन एम्बेसी कहीं पर भी हो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। नेशनल इनकम में नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ किसको पे किया जा रहा है, जापानीज़ को। So it will be a part of domestic income because Indian embassy is in the domestic territory of India. It will not be a part of national income because it is factor income to abroad. Then rent received by an Indian resident from Russian embassy in India. Again, Russian embassy located in India will not be a part of domestic territory of India. So it will not be a part of domestic factor income. Then profits earned by a branch of foreign bank in India. Foreign bank in India means the foreign bank is located in the domestic territory of India. That's why yes, it is a part of domestic factor income. Now, salaries of Indian employees working in Embassy of Japan in India. Embassy of Japan इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी ही नहीं है। इसका मतलब इंडियंस को जो सैलरी मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, एब्रॉड से मिल रही है। मीन्स फोर्थ पॉइंट हमारी डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगा लेकिन हमारी नेशनल इनकम में आएगा। दिस इज फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। देन सैलरी ऑफ रेजिडेंट ऑफ जापान वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन जापान, ये बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट की फॉर्म में है। मीन्स इंडियन एम्बेसी है, चाहे वो जापान में है लेकिन वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रहा है, इसलिए फिफ्थ पॉइंट will be a part of domestic income but will not be a part of national income, rather it will be deducted. Why? Because it is factor income to abroad. Move to the next slide.
This is profits earned by a resident of India from his company in Singapore. रेजिडेंट ऑफ इंडिया मतलब इंडियन की एक कंपनी है सिंगापुर में, प्रॉफिट अर्न कर रही है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आ रहा क्योंकि फॉरेन कंपनी, ये इंडियन कंपनी सिंगापुर में है तो सिंगापुर की डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रहा है. सो इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम, बट इट इज़ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सो विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. लेकिन आपने आंसर उतना ही देना है जैसे आप जितना आपसे पूछा जाए. अगर वो आपसे पूछ रहे हैं कि ये डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है तो बस आप डोमेस्टिक इनकम तक ही बताओगे. नो, इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम बिकॉज इट इज़ नॉट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. देन प्रॉफिट्स अर्न बाय अ कंपनी इन इंडिया विच इज़ ओन्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट. नॉन रेजिडेंट का मतलब एक फॉरेनर है, उसकी कंपनी इंडिया में है, प्रॉफिट्स अर्न कर रही है क्योंकि कंपनी, फॉरेन कंपनी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में है. सो येस, इट इज़ located in the domestic territory of India. Then profits earned by a branch of SBI in England. SBI means State Bank of India. कहाँ पर है? इंग्लैंड में है. इसका मतलब इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है. इट मीन्स इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ इंडियन डोमेस्टिक इनकम. देन रेंट पेड बाय द एम्बेसी ऑफ जापान इन इंडिया टू अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया. जापान की एम्बेसी है, चाहे वो इंडिया में है लेकिन वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आ रही, इसीलिए हम इसको डोमेस्टिक इनकम में भी नहीं काउंट करेंगे. सैलरीज टू इंडियन रेजिडेंट्स वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया. सैलरीज टू इंडियन रेजिडेंट्स वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया. रशियन एम्बेसी इज अगेन not within the domestic territory of India, so it will not be a part of domestic income of India. Profits earned by Indian employee working in the US embassy. Same point, US embassy इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आ रहा, इसलिए ये इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में भी नहीं आएगा. क्लियर बेटा? सो नाउ यू आर टू कीप इन योर माइंड, डोमेस्टिक इनकम में वही सब आइटम्स आएंगी जो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी परफॉर्म की जा रही हैं, और जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है वो फिर हमारी डोमेस्टिक इनकम में भी नहीं आएगा. नेशनल इनकम में आपको क्या ध्यान रखना है? एक तो जो डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रहा है, और दूसरी बात हम ये देखेंगे कि अल्टीमेट वो रहने कहाँ लगा है. अगर तो प्रॉफिट्स इंडिया में ही रहने हैं तो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में भी आएंगे, नेशनल इनकम में भी आएंगे. अदरवाइज हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को डिडक्ट करते हैं. गॉट इट बेटा? सो विद दिस the topic is over. Do your work properly. Do revise the concepts in your from your book. Clear? In the next video, we will discuss about the precautions or do's and don'ts on the basis of value addition method and expenditure method. So dear students, stay home, stay safe, do your work properly. Goodbye dear students. Have a wonderful day.